कैसा रहा आपका मेंस का एग्जाम सारे स्टूडेंट्स का? मेंस और अच्छा हो सकता था सर, बट शिफ्ट टफ आ गई तो इसका फायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्या दिक्कत है? क्लास का समय पर स्टार्ट किया, देखो 11 मिनट हो गए। सही कितने हैं आकांश? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपका शिफ्ट हार्ड था तो आराम से आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट होगा, कोई लॉस नहीं होना। आप उसका टेंशन मत लो। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास के। हम क्वेश्चन देखो, ध्यान दो क्या कहा गया है कि ए बी सी डी और बी ई एफ जी 8 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। अछायांकित भाग का अछायांकित भाग, यानी जो अछायांकित भाग है, अच्छा सॉरी आच्छादित भाग का यानी छायांकित भाग जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है उसका एरिया क्या होगा। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो यदि हम बात करें, ये आपके पास यदि स्क्वायर है, बोर्ड पर ध्यान दो, ये आपके पास स्क्वायर है। ये थोड़ा बनने में हो सकता है टाइपिस्ट से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, पर ये स्क्वायर है ऐसा आपको मानना है। और ये यदि दोस्तों स्क्वायर है, ध्यान देना, देखो ये हमें मानना है स्क्वायर है, और ये यदि स्क्वायर है तो बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझेंगे। बोर्ड पर ध्यान देंगे, पूरे स्क्वायर की साइड कितनी है आपके पास? 8। पूरी स्क्वायर की साइड कितनी है? 8। तो पूरे स्क्वायर का एरिया 64 हो जाएगा क्या? उसमें से इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 6। तो इस स्क्वायर का 36 घटा दो, इस स्क्वायर की साइड है 36, 36 घटा दो। और ध्यान दो, देखो यदि आप कह रहे हो ये तो है आपके पास 8 और ये आपके पास है 6, जिसमें पूरा 8 है, तो ये कितना होगा? 2। इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया घटा दो, 1/2 गुणा 8 गुणा 2, 8 गुणा 2। ऐसा ट्राइंगल जो इधर बना हुआ है, क्या ये ऐसा का ऐसा ट्राइंगल यहाँ भी बना हुआ है? तो गुणा कर दें 2 से, तो ये काट दिया। तो 64 में से माइनस कर देंगे 36 और 16। 36 और 16 कितना होगा? 52। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। 12 है क्या ऑप्शन में? तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। बोलो सारे स्टूडेंट समझ पाए क्या? देखो वापिस सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देके अच्छे से समझ लें, यस या नो लिख दें, यस या रिपीट लिख दें, सॉरी। हेलो, हाँ जी, सबको समझ में आया? देखो वापिस ध्यान दे लो सारे स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दे लें। देखो समझे और ध्यान दें। देखो सबसे पहले मुझे क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दें। इस बड़े स्क्वायर की साइड मुझे पता है, बड़े स्क्वायर की साइड यदि 8 है तो एरिया 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा क्या? अब मुझे ग्रीन ग्रीन वाला एरिया चाहिए, तो सबसे पहले इस एरिया को माइनस कर दूं, जिसकी साइड 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो ये ट्राइंगल में हमारे पास बेस 8 पता है और हाइट 2 पता है। ऐसे इस ट्राइंगल में हाइट 2 पता है, हाइट तो 2 पता है और बेस 8 पता है, तो 1/2 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 2 कर दें क्या? सोल्व कर लो। देखो ध्यान दो, 64 में से 52 यदि माइनस करते हो तो कितना बचता है? 12। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लें और अच्छे से कर लें क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों।
जो क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ इनको यदि आपने अच्छे से कर लिया तो आपका काम, वैसे तो आपका काम फॉर्मूले से हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत बेसिक से पढ़ा दिए थे। फिर भी थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। आओ देखो, पढ़ो क्वेश्चन को फटाफट। क्या है? पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ये कह रहा है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बना लो। आपको कहा गया है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बना लो। ठीक है। समांतर चतुर्भुज कह रहा है, समांतर चतुर्भुज बना लें। आगे क्या कहा गया है? इसका नाम है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस नाम है, पी क्यू आर एस नाम अपन ने दे दिया। इसका क्षेत्रफल भी 300 है। कह रहा है पी क्यू को एक्स तक बढ़ाओ, पी क्यू को एक्स तक बढ़ाओ। तो पी क्यू को बढ़ाना है एक्स तक। ठीक है, जहां तक बढ़ाना है वहां तक, जैसे कहे हमने बढ़ा लिया एक्स तक। ठीक है। और कह रहा है पी क्यू और क्यू एक्स। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम बात करें पी क्यू, ध्यान दो देखो, पी क्यू और क्यू एक्स, पी क्यू और क्यू एक्स कह रहा है बराबर है एक्स एस। एक्स एक्स को मिलाना है, यानी एस और एक्स को मिलाना है, ये लो जी। तो एक्स एक्स क्यू आर को, एक्स एक्स क्यू आर को वाई पर काटता है, ये वाई है। तो ट्राइंगल एस वाई आर, एस वाई आर यानी इसका एरिया कितना होगा, ये बताना है। देखो, एक बात ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। यदि ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। यदि इससे पैरेललोग्राम में विकर्ण बना दूं तो, ध्यान दो मुझे बताओ, इस पैरेललोग्राम में विकर्ण यदि बनाता हूं तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता है कितना है, 300। तो ये एरिया 150 और ये बचा हुआ एरिया भी 150 होगा क्या? बोलो यस या नो। और ध्यान दो देखो, ट्राइंगल पी, कौन सा ट्राइंगल? एस पी एस एक्स में, ट्राइंगल पी एस एक्स में ये भुजा इसके पैरेलल है। ट्राइंगल पी एस एक्स में, पी एस एक्स में ये पी एस जो है वो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब वाई क्यू के पैरेलल है क्या? और ये पैरेलल है तथा ये रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा क्या? और ये रेशियो यदि 1:1 होगा, ऐसे देखो ध्यान दो, हमारे पास ये रेशियो भी 1:1 होगा, क्योंकि ध्यान दो ये यदि 1 है तो ये भी 1 है, और ये 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है। ध्यान दो देखो, वापिस ध्यान दो देखो, तो ये दोनों आपके आपके पास, आपने कहा ये दोनों मेरे पास बराबर हो गए। ठीक है। और अब एक बात ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मैं बात करूं जेड में बने हुए ट्राइंगल दोनों, जेड में बने हुए दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो जेड में बने हुए दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर होते हैं, जेड में बने दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो ध्यान दो ये यदि इसके बराबर है तो सेम रेशियो ये है, तो ये रेशियो भी सेम होगा, इसका ये मिड पॉइंट हो गया क्या? तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आर एस क्यू, पूरे ट्राइंगल का एरिया 150 है। और ये मीडियन हो गई, माध्यिका हो गई। तो माध्यिका एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसका 150 का आधा कर दें तो क्या 75 होगा क्या आंसर? वापिस देखें, सबसे पहला पॉइंट आपने यहां से यहां बनाया विकर्ण, तो पूरा जो पैरेललोग्राम था उसका एरिया आधा हो गया। दूसरा ध्यान दो देखो, आप क्या कह रहे हो कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ये जब जेड में आप बात कर रहे हो यहाँ, तो ये भुजा आपकी इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये मिड पॉइंट हो गया, पूरे ट्राइंगल का मिड पॉइंट, यानी ये मीडियन होगी माध्यिका। और माध्यिका एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है क्या? इसलिए 75 कर देंगे, 150 का आधा। बोलो यस या नो।
चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ध्यान देना। ध्यान से पढ़ना और करने की कोशिश करना, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। कहा है पी क्यू आर एस टी एक सम पंचभुज है। पी क्यू क्यू टी एक दूसरे को एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एंगल टी एक्स आर क्या होगा। देखो पंचभुज का मतलब पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति हुई क्या। पंचभुज का मतलब पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति हुई, तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो ये हो गई। और इस पर एक आकृति बना देते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई। मैं ऐसे बस थोड़ा सा इसको एस्टिमेट कर रहा हूं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद सही बन गया होगा। बोलो ठीक है क्या, ये पंचभुज है क्या। और इसका नाम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। एक पंचभुज है पी क्यू आर एस टी। पंचभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। पंचभुज हो या कोई भी सम पंचभुज है और समपंच रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल कितना होता है, तो n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है क्या। किसी भी आकृति का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो n-2 इंटू 180 होता है क्या। तो n-2 n यानी 5, तो 3 गुणा 180, तो 18×3 = 54, डिवाइड कर दे 5 से, तो 18 540 को यदि 5 से डिवाइड करें तो 108 बना क्या। इसका मतलब दोस्तों इसका प्रत्येक जो एंगल है, प्रत्येक जो एंगल है, हमने बढ़ाया गलत है, ये 90 दिख रहा है आपको, 90 नहीं है। प्रत्येक एंगल 108 है, ये मानना आपको। प्रत्येक एंगल जो है वो 108 है, ठीक है। ये 90 नहीं है, प्रत्येक एंगल 108 है, ये ध्यान रखना। समपंचभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, इसलिए प्रत्येक कोण आपका 108 होगा, ठीक है क्या बात। अब क्या कहा है, आओ कह रहा है पी आर और क्यू टी पी आर और क्यू टी एक्स पर काटते हैं। पी आर और क्यू टी एक्स पर काटते हैं, तो ये पंचभुज है। क्यू टी और पी आर एक्स पर काटते हैं और पूछा है टी एक्स आर, टी एक्स आर ये कितना होगा, ये पूछ रहा है। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान देना। यदि मैं बात करूं यहां, ठीक है, ये 108 है और ये दोनों भुजाएं आपको पता है सम पंचभुज है तो बराबर बराबर होंगी, तो क्या ये 36 होंगे क्या। बोलो यस या नो। मेरे प्यारे साथियों मुझे एक बात बताओ, यदि ये 108 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो सामने के कोण 72 के बराबर बराबर होंगे क्या। ऐसे देखो ध्यान दो, ऐसे ध्यान दो बोर्ड पर। यदि मैं बात करूं आपकी, यहाँ ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल सबसे पहले ये एंगल बताओ कितना होगा। देखो ध्यान दो, सेम ध्यान दो, देखो ये पूरा यदि 108 है आप कह रहे हो, तो 108 में क्या ये 36 और ये भी 36 होगा क्या। इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल भी 36 है क्या, क्योंकि पूरा 108 होना है। बोलो यस या नो। तो ये बचा हुआ एंगल भी 36 हुआ, तो जैसे ये 36 हुआ है, ऐसे ये भी 36 होंगे। तो ये 36 है, ये 36 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 72 के अलावा कितना बच गया, 108 बचा क्या।
वापिस देखो, सारे स्टूडेंट्स को मैं समझा रहा हूँ, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, वापिस हटा रहा हूं मैं सबको। ये है आपका, ये पंचभुज है, समपंचभुज, जिसमें प्रत्येक एंगल 108 है, तो ये भी 108 है, ये भी 108 है, ये भी 108 है। ध्यान दो, ये यदि 108 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल 36 और ये एंगल 36 होगा क्या, बोलो यस या नो। ऐसे देखो, ध्यान दो, यदि मैं इसको यहाँ मिला दूं, ये 108 है, तो ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होना है, इसका ये भी 36 और ये भी 36 होगा क्या। और आपको पता है ये पूरा 108 है, तो ये कितना होगा, 36। सेम इसी तरीके से ये कितना होगा, 36, ये 36 तो ये कितना बचा, 108 बचा क्या, इसलिए आंसर हो जाएगा 108, 108। बोलो ठीक है, बात समझ में आई। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है, दी गई आकृति ए बी सी डी ई में एक समषष्टभुज है, समषष्टभुज है, कौन है समषष्टभुज, ए बी सी डी ई एफ। तो समषष्टभुज में प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर हो समषष्टभुज में। तो पूछ रहा है जो ग्रीन वाला एरिया है वो कितना होगा। देखो, ग्रीन वाले एरिया की यदि मैं बात करूं, सेंटर से मैं यहां मिला दूं, सेंटर से मैं यहां मिला दूं, सेंटर से मैं यहां मिला दूं, और सेंटर से यहां मिला दूं, और सेंटर से यहां, सेंटर से यहां। ध्यान दो, देखो जो मैंने बनाए हैं वो वापिस ध्यान दे लो। सेंटर से सभी शीर्षों को मिलाने पर, सेंटर से सभी शीर्षों को मिलाने पर क्या इक्विलेटर ट्राइंगल बनते हैं, क्या कितने इक्विलेटर ट्राइंगल बनते हैं, 6, जिसमें से एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो एक तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया हो गया, एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 a²। ठीक है, और ध्यान दो ये पूरा इक्विलेटर ट्राइंगल होता, बट आपको इतना ही चाहिए, तो ये आधा इक्विलेटर ट्राइंगल होगा, यानी आधा इक्विलेटर ट्राइंगल और चाहिए, तो 3/2 हो गया, एक और आधा का, और √3/4 a², ए यानी 12 का स्क्वायर 144, 4 दूनी 8 से काट दो, 8 एकम 1, 8, तो 18 × 3 = 54 √3, तो 54 √3 ऑप्शन ए हो जाएगा। आई क्या, बोलो बात समझ में। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स यस या नो, कुछ ना कुछ तो बोलते रहो साथ साथ। देखो पढ़ो, क्या कहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ए बी सी डी तीनों वृत्तों को पास करने वाली लाइन है, ए बी 2 है, ए बी दिया है 2, सी डी दिया है 1, बी सी का पता नहीं, मान लो x। कहा है मध्य वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के औसत के बराबर है, तो बोलो सबसे छोटे वृत्त की रेडियस 1 होगी, उससे बड़े, देखो सबसे पहले यदि बात करें व्यास की, डायमीटर की बात करो, सबसे बड़े, सबसे छोटे वृत्त का डायमीटर 2 है, उससे बड़े वृत्त का डायमीटर 2 + x है, और सबसे बड़े वृत्त का डायमीटर 3 + x है। तो रेडियस की बात करें, इसकी 1 होगी, इसकी 2 + x/2 होगी, और इसकी 3 + x/2 होगी। ठीक है, यही कहा है क्या। अब ध्यान दो, बोर्ड पर कहा गया है मध्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो मध्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², r² में आ जाएगा 2 + x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू,
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत, यानी इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई 3 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और इन दोनों का एवरेज है इसका, इसका 2 गुना कर दो। ध्यान दो बोर्ड पर, देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि मैं सब जगह ध्यान दो, देखो यदि मैं यहाँ 2 से 2 कट रहा है, सब जगह एक काम करूं, मैं 4 से गुणा कर दूं। सबसे पहले इस 2 को बाहर लाऊं तो 4 बन के आएगा, तो ये तो बनेगा 1/2, और ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर बाहर लाए तो 1/4, और इसका स्क्वायर बन जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। बोलो बनेगा क्या? तो दोस्तों इसको हम सोल्व कर लेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा। देखो पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू करो, 2 से इंटू करने पर पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर दो, 4 से इंटू करने पर ये बनेगा 8 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64, ये बनेगा। तो इसको जब एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स को एक तरफ करें, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो बनेगा एक्स स्क्वायर। 8x में से उधर हमारे पास कितना 2x है, 8x में से 6x माइनस करें, 8x में से 6x यदि माइनस करते हैं तो मेरे पास बचेगा 2x। और आगे ध्यान दो, देखो आगे ध्यान दो, यदि मैं नंबर की बात करूं तो मेरे पास इधर नंबर है 8 और इधर नंबर है 9 और 4 13, तो 13 इधर लाएंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करके दोस्तों आपको क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है ना, बीसी की लंबाई यानी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो इसको सोल्व कर लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, तो 20 और 4 24 बन गया क्या, तो रूट 24 अपॉन 2a, तो 2। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट 6, तो 1 प्लस रूट 6 या रूट 6 माइनस 1 प्लस रूट 6, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। वापिस देखो ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ सकते हैं, सारे स्टूडेंट समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको सोल्व करना है ये क्या, कि काय छोटे वृत्त का डायमीटर 2, तो उससे बढ़ेगा 2 प्लस एक्स और सबसे बढ़ेगा 3 प्लस एक्स, इन दोनों का एरिया का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 बराबर है इसके बराबर, तो सोल्व करने पर एक्स आ जाएगा जो हमें सोल्व करना है। हुआ? समझ में आया? तो बताओ फटाफट, ताकि आगे बढ़ते हैं। चलो तो अगला स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है समझना है। करो, ट्राई करो फटाफट। देखो क्या कहा गया है बोर्ड पर, ध्यान दो। भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो, देखो वृत्त का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है,
सॉरी, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। समझो आएगा। इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्या समझना है क्या कहना है कि इस वर्ग की, देखो क्या कहा गया है, इस वर्ग की जो भुजा है वो एक है। इस वर्ग की भुजा यदि एक है तो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, 1/2 होगी। बोलो। और उसकी रेडियस यदि 1/2 होगी तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई/4। अब दूसरा पॉइंट क्या था, कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 4 बराबर क्षेत्रफल वाले, तो 4 बराबर बनाने, 4 यदि बराबर वर्ग इसमें बनाने हैं, 4 बराबर, ठीक है, 4 इक्वल करना है और उसके बाद वृत्त बनाना है। ध्यान दो, उसके बाद वृत्त बनाना है यहां भी, उसके बाद हमें वृत्त बनाना है यहां, इसमें, 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 ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है, 4 बनाने हैं, ये कहा गया है। ध्यान दो, यदि 4 बनाने हैं, भुजा वही एक है, तो इस छोटे वर्ग की भुजा क्या होगी, बताओ। तो छोटे वर्ग की भुजा 1/2 हो जाएगी क्या। तो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 1/4 होगी क्या। ध्यान दो, पूरा जो भुजा है वो एक है, पूरा भुजा यदि एक है तो यहां जब वृत्त बनाना है, यानी आपने 4 पार्ट इक्वल किए उसके बाद वृत्त बनाना है, तो सबसे पहले छोटे वर्ग की भुजा निकालेंगे, 1/2 होगी, उसके अंदर जो वृत्त बनेगी उसकी रेडियस 1/4, तो एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई/16। और कितने बनेंगे ऐसे, 4, इसलिए गुणा कर देंगे 4 से, और गुणा कर देंगे 4 से तो वही पाई/4 आया क्या। तो ऐसे ही दोस्तों, जब नो की बात कर रहे हो, जब आप नो की बात कर रहे हो, इसका मतलब है, नो का मतलब है कि आपने लाइन जो बनाई है वो ऐसे है कि 9 पार्ट आपको करने हैं, और 9 पार्ट यदि करने तो बोर्ड पर ध्यान दे, देखो पूरी भुजा यदि एक है, बोर्ड पर ध्यान दो, तो जैसे आपने 3 इक्वल पार्ट यदि किए तो इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, 1/3 होगी क्या, बोलो। और इसमें जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप कहोगे उसकी रेडियस 1/6 होगी, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और ऐसे कितने होंगे, 9, तो पाई/4 होगा क्या। ऐसे देखो ध्यान दो क्या कहा गया, 16 बनाने, 16 बनाने हैं, तो 16 यदि बनाने हैं आपको, तो 16 कब बनेंगी, इस तरीके से बनेंगे 16। बोलो बने क्या 16। और 16 यदि बनाने हैं तो बोर्ड पर ध्यान दो, इस पूरे वर्ग की भुजा एक, तो इस छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो आप कहोगे 1/4, 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, तो अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप कहोगे 1/8।
तो अंदर वृत्त की रेडियस यदि 1/8 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, गुणा बढ़ाना कितने ऐसे हैं, तो आप कहोगे 16 बनाना, तो 16 से इंटू कर दो, तो पाई/4, यानी हर केस में जो एरिया है वो इक्वल है। तो कहेंगे ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी होना चाहिए, इसलिए नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बोलो आई क्या बात समझ में? चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7, क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो। कह रहा है प्रिज्म है जी, तो प्रिज्म ऐसा ही कोई आकृति होता है। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार वर्ग है इसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, इस वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है जो आधार दिखाई दे रहा है आपको, और इसकी ऊंचाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। प्रिज्म के आधार के समांतर 9 कट लगाने, ध्यान दो, जैसे ही आप 9 कट लगाओगे, जैसे ही एक कट लगाओगे, बोर्ड पर ध्यान दो, जैसे ही यहां से एक कट लगाओगे तो एक सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे बन जाएगी क्या? ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही आप एक कट लगाओगे तो एक प्रिज्म ऊपर दिखाई देगा और एक प्रिज्म नीचे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा क्या? तो ध्यान दो, यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये तो टोटल वही 80 है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, तो नया जो डेवलप हुआ वो यही तो हुआ। इसका मतलब है दोस्तों, एक कट लगाने पर दो स्क्वायर नए पैदा हो गए, तो 9 कट यदि लगाते हैं तो टोटल कितने स्क्वायर और होंगे, 18 स्क्वायर का एरिया और बढ़ जाएगा क्या? भाई बाकी एरिया तो टोटल है, जैसे ही कट लगाए तो इसके ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को मैं टच कर सकता हूं, तो दो पार्ट और डेवलप हो गए, और दो पार्ट और डेवलप हो गए, तो ध्यान दो एक कट पर दो पार्ट डेवलप होते हैं, तो 9 पार्ट पर कितने पार्ट डेवलप होंगे, 9 कट लगाने पर 18। तो सबसे पहले प्रिज्म का टोटल एरिया कितना होगा, तो बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ऊपर वाले बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, टोटल सरफेस एरिया ही चाहिए ना? हाँ टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब ध्यान दो, ये लिटरल सरफेस है, ये 80 गुणा 8 की है, कितनी है, 80 गुणा 8 की, तो 80 गुणा 8, तो 80 गुणा 8 कितना, 640, और ऐसे होंगे चार, ऐसे होंगे चार, तो ये बेस का एरिया आ गया, टॉप का एरिया आ गया, और चारों सरफेस का एरिया आ गया। उसके अलावा देखो ध्यान दो, आप कह रहे हो 18 और पैदा हो गए, कौन भाई, तो 64, 64 के चार तो बेस थे, बेस और टॉप, 18 और आ गए, तो सब में 64 है क्या, तो 64 तो कॉमन ले लो, यहां से बचेगा एक, यहां से बचेगा एक, यहां से बचेगा 40, और यहां से बचेगा 18, तो 64 इंटू 60, तो बन जाएगा जीरो, 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, तो 3840 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में सबको? तो दोस्तों जैसे देखो ध्यान दो, जैसे ये मान लो एक ही मोबाइल है, तो आप सरफेस एक दो तीन चार पांच और छह कहोगे, पर जैसे ही मैंने इसको काटा, तो काटा तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, दो सरफेस और डेवलप हो गई, यानी एक बार काटने पर दो सरफेस डेवलप होती हैं, तो 9 कट लगाने पर 18 सरफेस और डेवलप होगी। तो प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया है, प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें 18 स्क्वायर का एरिया और ऐड कर दो। पढ़ो देखो क्वेश्चन नंबर 8।
देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है, पढ़ लो एक बार, सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। 90 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इससे आधार पर दो कट लगाए गए, तीन भागों में बांटा गया। तीनों भागों की ऊंचाइयां जो है वो अनुपात है 1:2:3। तो मध्य भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ही बताना है। तो आपके पास है दोस्तों कोण। कोण की यदि बात करें तो कोण अपना होता है इस तरीके से एक आकृति, ठीक है। और इस तरीके से एक आकृति के अंदर आपने क्या किया दोस्तों, आपने ये किया कि एक कट यहां लगा दिया। इस तरीके की आकृति के अंदर आपने क्या किया कि एक कट आपने यहां लगा दिया। एक कट आपने यहां लगा दिया, ठीक है। और एक कट आपने यहां लगा दिया, काट दिया यहां से, ठीक है, ये कट कर दिया आपने। और टोटल जो हाइट है, टोटल जो हाइट है, जो आप देखें इसको, तो एक कट की जो हाइट है वो रेशियो दिखाई दे रहा है आपको 1:2:3। और रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी थी रेडियस, रेडियस दे रखी थी 90। और पूरे कोण की हाइट दे रखी थी 120। तो सबसे पहले तो यदि इनकी रेडियस की बात करें, ये रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस कितनी होगी, तो हाइट का रेशियो क्या है सबसे पहले मुझे बताओ। तो छोटे कोण की हाइट है 1, बड़े कोण की हाइट है 2, और एक 3, और सबसे बड़े कोण की हाइट है कितनी है 6। हाइट का रेशियो 1:2:3, हाइट का रेशियो 1, दूसरे कोण की हाइट 2 और एक 3, और सबसे बड़े कोण की हाइट कितनी हो गई 6। हाइट का रेशियो है 1, 3 और 6। तो जो हाइट का रेशियो वही रेशियो रेडियस का होगा, इसलिए रेडियस का रेशियो भी 1, 3, 6 होगा। और 6 में 6 की वैल्यू 90 है, 6 की वैल्यू 90 है, तो 3 की वैल्यू 45 और 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान दो क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें पता लग गया ये तो 15 है, और उसके बाद ये भी पता लग गया, सबसे पहले ये पता लगा 15 है, और उसके बाद ये भी पता लग गया ये 45 है। सबसे पहले पता लगा ये 15 है, उसके बाद ये पता लग गया ये 45 है, ठीक है दोस्तों। अब यदि रेडियस की बात करें तो सबसे बड़ी रेडियस तो हो गई हमारे पास। हाइट की बात करें तो पूरी हाइट 120 है, तो 6 की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 60, और 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। इसका मतलब ये हाइट है 20, ध्यान दो पूरी 60 है, तो ये हाइट मेरे पास कितनी बची 40, और ये पूरी 60 हो गई, तो ये कितनी बची 60। मुझे चाहिए ओनली ये वाला पार्ट। इस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट टर्म का टोटल सरफेस एरिया होता है, फर्स्ट टर्म हो गया ना ये तो, छिन्नक हो गया, और छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई कॉमन ले लो, आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है। ध्यान दो सबसे पहले यदि दोस्तों यदि हम बात करें तो एल हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा एल। और एल यदि निकालना पड़ेगा तो बोर्ड पर ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, एल यदि निकालना पड़ेगा तो बोर्ड पर ध्यान दें, ये 45 है, ये 15 है, यहां यदि मिलाए तो बोलो ये कितना होगा 30 होगा क्या। और ध्यान दो ये हाइट इस हाइट के बराबर, ये हाइट हमें पता है 40 है, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये पार्ट तो आप कहोगे 50 होगा सर यहां से यहां तक। तो लगा दो पाई यानी 22/7, आर प्लस आर तो दोनों आर का सम, तो ये है 45 और ये है 15, ये 45 है और ये 15 है, तो 60 गुणा 50,
प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 45 का स्क्वायर क्या है? बोलो फटाफट बताओ, 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20 25। और स्मॉल आर स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो जब हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 22/7 गुणा ये बनेगा 300 और ये 525, तो 2550 बन जाएगा क्या? 7 से इसको काट दो, 7 की 21। कुछ गड़बड़ की? कट क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा, ये 3000 है, बोर्ड पर ध्यान दो, ये 3000 है, ये 2025 है, जोड़ने में कुछ गड़बड़ कर रहे थे अपन, और ये 2500 ये है, तो ध्यान दो ये बनेगा 5250। कितना बनेगा? 5250। काटो 7 से कितनी बार? 7 7 49 और 7 5 35, तो ये बन जाएगा 0 22 5 110। 22 7, 22 7 होता है आपका, कितना होता है? 154 में 11 जोड़े तो 154 में 11 जोड़ते 16,500, तो 16,500 आंसर हो जाएगा। बोलो दोस्तों, वापिस देखो, ध्यान दो, वापिस समझ लो सारे स्टूडेंट्स, एक बार समझ लो क्या कह रहा हूं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले मुझे कहा ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 है, ये हाइट 3 है, तो मैंने लिखा ये हाइट 1 है, दूसरे कोण की हाइट कितनी है? तो 1 और 2 3 है, सबसे बड़े कोण की हाइट कितनी है? तो 6 है। और जो हाइट का रेशियो वही रेडियस का रेशियो होता है, कोण को कट करते हैं तब, याद रखना। तो दोस्तों रेशियो हो गया 1 3 6, 6 की वैल्यू पता थी, बाकी दोनों रेडियस निकाल ली, यानी ये रेडियस 15 आ गई और ये रेडियस 45 आ गई। ऐसे हाइट की बात करें, 6 की वैल्यू 120 थी, तो निकाल ली 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, तो आपको पता लग गया ये 20 है, ये पूरा यहाँ तक 60 है, तो ये 40 है। अब ध्यान दो, ये 40 है, ये 15 और 15 हटा दिया तो ये 30 बचा, तो एल आ गया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फटाफट समझे, फटाफट ध्यान देकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दीपक आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्यारे साथियों, का है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ध्यान दो, यहां से पढ़ लेना, बेलन का क्वाड सरफेस एरिया। जब भी आप किसमें मेंसुरेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं, जब भी आप मेंसुरेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां से पढ़ लेना, ठीक है ना? हाँ दीपक, मिल जाऊंगा मैं, आ जाना आप, ठीक है? ध्यान दो, देखो बेलन का क्वाड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है क्या? और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? जो दिया है 594/1336.5, ठीक है?
ध्यान दो, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर, एच से एच, टू से इसको काट दो, 2, 9, 7। तो 1/r = 2, 9, 7 टू, 2, 9, 7/1, 3, 3, 6, 5 आया क्या? 297 से इसको काट दो तो आर बराबर आ जाएगा, ये कट रहा है आपका 5 बार नहीं, 4.5 बार। कितनी बार कट रहा है? 4.5 बार। तो आर बराबर आ गया 4.5। क्या पूछा है? ऊंचाई तो रख दो, 2 पाई 22/7, आर 4.5 यानी 9/2, एच निकालना है, बराबर है 594। 2 से काट दो 11 बार, 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटा था? 297। 11 से काट दो 7, सॉरी 2 और 7, 9 से काट दो 3, तो एच बराबर आ जाएगा 21। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मेंस में मिलेगा। दीपक, गोपालपुरा ब्रांच में मिलूंगा मैं, गोपालपुरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ो देखो। कह रहा है खोखला बेलन के लिए, खोखला बेलन की यदि बात करें तो दोस्तों ये यदि आपका बेलन है, तो बेलन खोखला होने का मतलब है कुछ नहीं, इसी बेलन के अंदर दूसरा बेलन और है। इसी बेलन के अंदर दूसरा बेलन और है। तो बेलन खोखला होने का मतलब है कि इस बेलन के अंदर ये स्पेस है, बाकी सॉलिड है। ठीक है, तो ये है खोखला बेलन, ऐसा होता है। खोखला बेलन यदि समझना चाहें तो दोस्तों पाइप जैसा होता है, पाइप जिसमें हाथ दे सकते हैं, या पानी का गिलास जैसा होता है खोखला बेलन, उसको खोखला बेलन बोलते हैं। क्या कहा है? बेलन का बाह्य और आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई h r - r हो जाएगा क्या? भाई बाहर की यदि रेडियस, बोर्ड पर ध्यान दो, कैपिटल रेडियस मान लें r, और अंदर वाली रेडियस को स्मॉल r,
और हाइट को मान लें h, तो टोटल सरफेस एरिया बाहर का तो 2 पाई HR और अंदर का 2 पाई स्मॉल h r। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 352। 352। तो ध्यान दो दोस्तों, r - r यदि मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा 352/2 पाई यानी 22/7। तो 22 का 7 ऊपर चला जाएगा और h की वैल्यू 28 दे रखी है। काट दो 7 से 4 बार, 11 से काट दो 2 बार, 11 से 3 और 2 बार, तो 16 से काटते हैं तो r - r आ जाएगा 2। यहां से r - r आपके पास आ गया 2। अब ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो डिफरेंस है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई h r+r, ये प्लस होगा 2 पाई r² - r², पाई 2 पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 28 कॉमन ले सकते हैं क्या? और r+r भी कॉमन ले सकते हैं, r+r भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पाई h और r+r कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? 2 पाई r+r, h यहां से कॉमन ले लिया, h कॉमन नहीं आएगा। ध्यान देना, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना, 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, h कॉमन नहीं ले रहे, r+r कॉमन ले रहे हैं, r+r कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से बचा h यानी 28। और यहाँ से क्या बचेगा? r² - r² में से r² - r² क्या? r+r, और r - r होता है क्या प्यारे साथियों? इसको ये कॉमन ले लिया तो r - r की वैल्यू 2 बची, जो रख दो यहाँ, जो हमारे पास 2640 है। तो जब इसको दोस्तों सोल्व करेंगे तो ऐसे आपके पास r+r की वैल्यू 14 आ जाएगी, और r+r की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो बताओ ऐसी दो संख्या जिनका सम 14 और डिफरेंस 2 हो, क्या 6 और 8 होगा क्या? कर लेंगे क्या बोलो? चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, देखो क्या कहा गया है। दोस्तों एक बार सारे स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, यदि आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चंस आपको इजीली हो जाए, आप भी इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाए और मैं जैसे ही समझाऊं आपको समझ में आ जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। और छोटा सा काम करना क्या है? वो ये है कि आपको जितनी थ्योरी है एक बार रिवाइज करनी है, ताकि मेंसुरेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब मेंस में आजकल इतना नहीं आता हाई लेवल, फिर भी हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि हम कभी भी कैसा भी पेपर आ सकता है। पहले आ चुका है 16 में, 17 में, 12 में, तो आगे नहीं आएगा ऐसा आज हमें नहीं कह सकते।
देखो कहा है एक धातु का ठोस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक धातु का ठोस है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठोस क्या है वो नहीं लिखा हुआ। ठोस स्फेयर गोला है। ठीक है। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3। गोले का आयतन जानते हो क्या सारे स्टूडेंट्स? तो इस गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14। 14 इंटू 14 इंटू 14 होगा। इससे पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाने हैं। तो कितने शंकु बनेंगे दोस्तों? जब भी किसी एक आकृति को मेल्ट करके नई आकृति बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। तो एन बनेंगे और एक कोण का आयतन होता है 4/3। एक कोण का एक कोण का आयतन होता है 4/3 पाई। पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। कोण का लिखना भाई। कोण का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर लिख लेना इसको 7/4। 7/4 इंटू एच तो 7/2। हेलो। हाँ। 1 मिनट रुक, तू जठे बठे खड़ा रहा, मैं वापस फोन करूँ। ठीक। सोल्व कर लो। पाई से पाई चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है। 7 से काट सकते हो 2 टाइम्स। 7 से काट सकते हो 2 टाइम्स और 7 से काट सकते हो 2 टाइम्स। तो दोस्तों ये बनेगा 8 चौक 32 गुणा 16 दूनी 32। तो 32 का स्क्वायर 1024 आंसर। कर लेंगे क्या बोलो? चलो तो इस तरीके से करो। मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। अगले कम से कम 15 क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करके आए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में बात कर पाए आगे के क्वेश्चंस की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।